हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन मॉक टेस्ट पेपर पे है। हमने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट पेपर है उसमें 2021 एंड 2022 के सारे मॉक टेस्ट पेपर पे डिटेल डिस्कशन कर लिया है और अब हम लोग 2020 के मॉक टेस्ट पेपर पे चलेंगे। 2020 में बेसिकली इंस्टीट्यूट ने 2 ही मॉक टेस्ट पेपर अपलोड किए थे ड्यू टू कोविड। तो चलो फिर जल्दी से अपना डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमने पहले भी बताया कि अगर आपने स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट पेपर कर लो, इससे आपकी मैक्सिमम कवरेज हो जाएगी। देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द इनकम ऑफ 90 पर्सन्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अर्निंग मोर देन 2000 या उससे ज़्यादा अर्न करने की जो परसेंटेज है वो कितनी है। ये देखो ये 2000 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो इसका आप टोटल कैलकुलेट कर लो। 77 ऐसे लोग हैं आउट ऑफ 90 पर्सन्स जो कि 2000 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, बस इससे आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। जो इससे करेक्ट आंसर आएगा 85.5555, तो अप्रॉक्स हो जाएगा 85.56%। नेक्स्ट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द डायग्राम to represent the data relating to the monthly expenditure on different items by families। आप देखो अगर फैमिली का आपको मंथली एक्सपेंडिचर प्रेजेंट करना है तो नो डाउट आप पाई डायग्राम का ही हेल्प लोगे। करेक्ट आंसर होगा बी, पाई डायग्राम। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अब अगर हम लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो किसी की इनकम 0 to 10,000 भी हो सकती है, तो 10,000 to 20,000 भी हो सकती है, एंड सो ऑन। कितनी भी इनकम हो सकती है ना, लाख 1.5 लाख कितनी भी हो सकती है, तो ये तो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हुआ। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर 7 days इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। अब ये 7 दिन का एक्सीडेंट बता रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट्स अकर। 3 या 3 से कम जो एक्सीडेंट है वो यहाँ मेंशन किए गए हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। 80 आ रहा है करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन अगर देखोगे तो करेक्ट आंसर सी दिया है, बट 70 नहीं होगा, 80 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65 बहुत सिंपल है। कह रहा है 2 वेरिएबल्स अज्यूम द वैल्यूज 1 2 3 4 5। मतलब हमारे पास x कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसी भी कितनी दी है 1 2 3 4 5। क्या हम इसका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं? हाँ, अगर मीन की बात करें तो सिंपली समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब एफ एक्स अगर करेंगे तो 1 4 9 16 25, 55 डिवाइडेड बाय 15 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 3। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66 हमने बहुत बार एमटीपी में सॉल्व करवा दिया। कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालना और इसका फॉर्मूला हमें पता है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन 1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन 2। अब इसको आप लोग पूरा सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा 70.36। नेक्स्ट, क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग। अब देखो अगर हम लोग क्वार्टाइल की बात करें तो ये नो डाउट ओगिफ की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओगिफ की हेल्प से हम लोग मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं एज वेल एज पार्टीशन वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, ओगिफ। नेक्स्ट, द मीन डेविएशन अबाउट ओड नहीं है, ये मोड है फॉर द नंबर दिस इज। अब ये क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट की मैथ का ही है। तो देखो इसमें मोड मेरे पास क्या है 8/11, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, और अगर मीन डेविएशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन। अब अगर हम लोग मॉड डी निकाल लें उसके लिए पहले डी निकालना होगा और डी क्या हो जाएगा x माइनस मोड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मोड से ही डिफरेंस निकालना है। तो डी क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास मोड है 8/11 तो सीधे सीधे माइनस करना है 4/11 माइनस 8/11 माइनस 4/11, फिर माइनस 2/11 0 1/11 4/11 0। अब क्योंकि हमें मॉड डी चाहिए तो मॉड डी मतलब कि साइन प्लस हो या माइनस, हम क्या लेंगे प्लस लेंगे और इसको हम टोटल कर देंगे। तो जो समेशन आएगा मॉड डी का वो कितना आएगा 11/11 और हम कह सकते हैं 1। अब मीन डेविएशन की जो वैल्यू है फॉर्मूला है वो है समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6।
बस आंसर आ जाएगा 1/6। इसमें ना ऑप्शन डी दिया है बट डी में 1 है, ये करेक्ट आंसर होगा 1/6। ये इंस्टीट्यूट की मैथ का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द रेंज ऑफ दिस इज, अब रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट क्या है 50 और स्मॉलेस्ट क्या है 15, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 35। करेक्ट आंसर होगा सी 35। नेक्स्ट, अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन, अगर हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करें तो इस पे ओरिजिन अफेक्ट, ये सब ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, स्केल्स अफेक्ट होता है। तो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन या रेंज किसी की भी बात करें तो ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होगा। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी हेल्प से पहले हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं और फिर मीन का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब यहाँ ना स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग सिंपली क्या फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। डी स्क्वायर इसलिए लेंगे क्योंकि डिजिट्स बड़ी हैं, तो सीधे सीधे हम लोग अज्यूम्ड मीन की हेल्प लेंगे। मेरे पास x है 52, 53, 60, 61, 64, 60 ले लेते हैं अज्यूम्ड मीन, तो d कितना आ जाएगा -8, -7, 0, 1, 4। अब डी स्क्वायर निकाल लें, 64, 49, 0, 1, 16, तो डी स्क्वायर का टोटल आएगा 130। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, √130 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा √26। और मीन में तो सिंपली क्या करेंगे, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, तो मेरे पास मीन आ रहा है 58। बस अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लो, ये हो जाएगा √26 डिवाइडेड बाय 58 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको सॉल्व करके देख लो आंसर क्या आ रहा है। जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है अप्रॉक्स 8.79 और इसके आसपास आंसर दिया है 8.09, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72 ईजी है। मेरे पास क्वार्टाइल्स दिया है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन तो सिंपली निकल जाएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा 10, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ए बी एंड 2 आर 3 and 1 रिस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ ए बी वुड बी। अब देखो मीन के लिए हमारे पास 3 नंबर है ए बी और 2, तो तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दें, इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। और हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो a + b = 7 आ जाएगा, तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो नो डाउट अगर हम x की बात करें तो ये है AB2, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इसका सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन x² डिवाइडेड बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। देखो हम लोग x² निकाल सकते हैं, हाँ, a² b² और 4, तो इसका टोटल हो जाएगा a² + b² + 4। इसमें तो आई गेस किसी को दिक्कत नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकल जाएगा। और क्वेश्चन में मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी है 1 = √a² + b² + 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 3 माइनस मीन भी ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9। अब अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो इससे मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। इसकी फोटो क्लिक कर लो, फिर अब इसके आगे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, 1 = a² + b² + 4 और एलसीएम ले रहे 3, तो ये हो जाएगा 27। अब 3 + 27 - 4 इज इक्वल टू हो जाएगा a² + b²। 26 इज इक्वल टू a² + b²। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, a + b इज इक्वल टू 7। अब हमें क्वेश्चन में a और b की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 49। क्या मेरे पास a² + b² की वैल्यू दी है, हाँ, अभी हमने फाइंड आउट किया है, जो कि आई थी 26 + 2ab इज इक्वल टू 49, और हम कह सकते हैं 2ab इज इक्वल टू 23। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 2ab इज इक्वल टू 23
और ए बी इज इक्वल टू 11.5, जो कि देखो अगेन ऑप्शन में मेरे पास नहीं दिया हुआ है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 11.5, तो अप्रॉक्स आंसर हो सकता है सी 12। नेक्स्ट सेम पैटर्न पे ना इंस्टीट्यूट की मैथ में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज दिस एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर एक्स इज 12, देन द मीन डेविएशन ऑफ वाई अबाउट मीन इज। अब सिंपली हमारे पास जो मीन डेविएशन दिया है अबाउट मीन फॉर एक्स इज 12, ठीक है, और क्वेश्चन में हमसे मीन डेविएशन ऑफ वाई पूछा है। तो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है अभी हमने बताया कि समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाय एन कर सकते हैं, बट यहाँ ये करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप लोग मीन डेविएशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, और मीन डेविएशन क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्जन है तो इसमें क्या था कि ये ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होता। तो ये हो जाएगा 3x + 10 और y इज इक्वल टू 3/5x + 10/5, तो इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे। मेरे पास फाइनल वैल्यू बचेगी मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 3/5 मीन डेविएशन ऑफ x, जो कि मेरे पास दिया हुआ है 12। तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 12, और हम इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं 36 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा सी 7.20, करेक्ट आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है जब हम लोग मीन की बात करते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन की हेल्प से निकलता है, मीन डेविएशन मीन की हेल्प से निकलता है, बट क्वार्टाइल डेविएशन नहीं निकलता है। Q1 25% को शो करता है, Q2 नेक्स्ट 50% को, एंड Q3 75% को। तो ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, an investment consultant predicts that the odds against the price of a certain stock going up are 2:1 and odds are in favor of the price remaining the same are 1:3. What is the probability that price of a stock will go down? अब यहाँ देखो सिंपली इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जो स्टॉक प्राइस है, हम लोग को किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि स्टॉक प्राइस गो डाउन होगा, ठीक है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा स्टॉक प्राइस विल गो अप, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेंगे कि स्टॉक प्राइस विल रिमेन सेम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, यहाँ पे लिखा है 2:1 कि मतलब बढ़ने के चांसेस क्या है 2:1, और लिखा है ऑड अगेंस्ट द प्राइस, तो सिंपली फेवर में क्या होगा 1/3, और वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देख लो, ऑड आर इन फेवर ऑफ द प्राइस रिमेनिंग द सेम, कि सेम रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1:3, दैट इज 1/4 सेम रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी अगर लें कि जो स्टॉक प्राइस है विल ईदर गो अप, चाहे तो वो बढ़ जाए या वो सेम रहे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/4, इसको सॉल्व करके आएगा 7/12। बट हमसे क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो पूछा है द प्राइस ऑफ स्टॉक विल गो डाउन, कि गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, दैट इज 1 माइनस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, और हमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकाला है 7/12, तो नो डाउट 5/12 चांसेस होंगे स्टॉक प्राइस गो डाउन होने की, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड, इफ द सम ऑफ द 2 डाइस इज 9, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस शोड इज 3, ठीक है। अब अगर हम लोग के पास 2 डाइज है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 36 हो गई, और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों डाइस का जो टोटल है वो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस शोड इज 3। देखो सिंपली इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा कि एक डाइस में 3 दिख रहा है, तो 1 3 2 3 2 3, अब 3 का 3 1 3 2, और देखो 3 3 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही डाइस में 3 दिखना है, तो 3 4 3 5 3 6, फिर 4 3 5 3
और 6 3। ठीक है, तो ये तो हो गया कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी किसी एक डाइस पे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है कि जो 2 डाइस है उसका सम कितना आना चाहिए, 9। तो 1 के साथ तो आप 6 भी टोटल करोगे तो 7 आएगा, 2 के साथ भी 6 करोगे तो 8 आएगा, 3 के साथ हम 6 लेंगे तो कितना आएगा, 9, 4 के साथ 5, 5 के साथ 4 एंड 6 के साथ 3। तो इसमें तो आई गेस किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की। देख लो दोनों में कॉमन क्या क्या है, 3 6 है और 6 3 है। ठीक है, यही कॉमन है ना, 3 6 एंड 6 3। तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी। और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कितना अभी हमने निकाला, 2/36, और प्रोबेबिलिटी बी कितनी है, जो हमने सम निकाला था वो था 4/36। तो आंसर हो जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, the overall percentage of failures in a certain examination was 30. What is the probability that out of a group of 6 candidates at least 4 pass the examination? तो सिंपली ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन हम यही सॉल्व करके बता दे रहे हैं। द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फेलियर्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन वॉज 30. What is the probability that out of a group 6 candidates at least 4 pass the examination? देखो फेल होने के चांसेस कितने हैं, 30, तो क्यू कितना हो गया, 0.30, तो बट ऑब्वियस सक्सेस होने के चांसेस कितने, 0.70। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने, 6, और हमें बताना है एटलीस्ट 4, तो सिंपली 4 या 4 से ज़्यादा है ना। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। बस आप फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देना, 6c4 0.70 टू द पावर 4 0.30 टू द पावर 2 प्लस 6c5 0.70 टू द पावर 5 0.30 टू द पावर 1 प्लस 6c6 0.70 टू द पावर 6 0.30 टू द पावर 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा ए। इसको पूरा आप लोग डिटेल में सॉल्व करके देख लेना। Next, what is the probability of getting neither total of 7 nor 11 when the pair of dice is tossed? पहले तो आप लोग ये निकाल लो कि 7 टोटल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर 11 टोटल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर उसको सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी सिंपली कितनी हो जाएगी, देखो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। तो मतलब ओवरऑल जब हम लोग पेयर ऑफ डाइज मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36, उसमें से फेवरेबल आउटकम कितने, 6। तो टोटल ऑफ 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/36। ऐसे टोटल ऑफ 11 देख लो, ये तो सिंपल है, 5 6 और 6 5, दैट इज इसकी प्रोबेबिलिटी है 2 डिवाइडेड बाय 36। अब हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग नाइदर टोटल ऑफ 7 नॉर 11। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1 से माइनस कर दें किसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11। तो 6 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 36। इसको आप सॉल्व कर लो, 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 36, और आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7/9। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, What is the probability that a leap year has 53 Sundays और 53 Mondays? सिंपल है, अगर लीप ईयर की बात करें तो 366 डेज, जिसमें से 52 वीक्स मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 364 नॉर्मल डेज हो गया, एंड 364 डेज निकल गया, बचा कितना, 2 डेज। अब ये जो 2 दिन है ये संडे मंडे हो सकता है, ऐसे करके आप पेयर बनाओगे, मंडे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन।
सेम पैटर्न पे हमने बहुत बार मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। तो संडे और मंडे आने की 2 ही बार प्रोबेबिलिटी होगी, एक संडे मंडे साथ में आएगा, तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, संडे मंडे, और वैसे सैटरडे के साथ संडे हो जाएगा। और मंडे आने की भी 2 प्रोबेबिलिटी है, संडे मंडे एंड मंडे ट्यूसडे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7, इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 2/7, ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 4/7। दैट इज करेक्ट, आंसर होगा सी। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमने बहुत बार सॉल्व करवाया है। नेक्स्ट, ए और बी 2 इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ए दिया है, बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी दिया है। क्या हम प्रोबेबिलिटी बी बाय ए निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन हमेशा पूछता भी है। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। मेरे पास सबकी वैल्यू दी है 1/2, 1/4 प्लस 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ अगर हम लोग एलसीएम ले लें, 12 एलसीएम आएगा, 3 + 4 - 6, ये हो जाएगा 1/12। अब हमें प्रोबेबिलिटी बी बाई ए निकालना है। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये भी निकाला है 1/12 और प्रोबेबिलिटी ए कितना दिया है 1/4। तो आंसर आ जाएगा 1/3। दैट इज करेक्ट, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड इन 7 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन? इसका करेक्ट आंसर ना 21 डिवाइडेड बाय 128 है। और इस क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड इसको हम अलग से ही चैनल पे अपलोड भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम होल्ड कर रहे हैं क्योंकि इसी के साथ हम सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे रिलेटेड टू कॉइन। नेक्स्ट, द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए मीन और वेरिएंस गिवन है। तो अगर हमारे पास मीन है तो एन पी इज इक्वल टू हो गया 16 और वेरिएंस है एन पी क्यू इज इक्वल टू 4। मेरे पास 16 क्यू इज इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ से हमने एन पी की वैल्यू रख दी और क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/16 और 0.25। अगर क्यू आ गया तो पी मेरे पास कितना हो जाएगा 0.75। अब चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि देखो 0.75 टू द पावर एक्स और 0.25 टू द पावर 21 माइनस एक्स होगा। करेक्ट आंसर होगा बी। सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू पुट किया है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका पैरामीटर एनपी है। तो अगर हम लोग वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस होता है एनपी क्यू, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा √NP/Q। ठीक है, और फर्दर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एन पी और क्यू की जगह लिख सकते हैं 1 - P। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है 1 - P। दैट इज करेक्ट, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अब ये देखो पॉइजन वेरिएट पूछा है बहुत ही सिंपली, e टू द पावर -m, m टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e टू द पावर -m, m टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। सारे पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, इसीलिए अभी तक तो ये सब पैटर्न आपको लर्न हो गया होगा। m की वैल्यू कितनी आएगी 3। दैट इज करेक्ट, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज, नॉर्मल कर्व का टोटल एरिया कितना होता है 1.50 करके ऐड कर देना होता है। द मीन एंड मोड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड मोड हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। नेक्स्ट, बाईवेरिएट डेटा वो डेटा होता है जहां हम लोग 2 वेरिएबल्स को कलेक्ट करते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इस पे हमने डिस्कशन भी किया है। द 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिकम आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल कब होगी जब r+1 और r-1 होगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ए और बी। नेक्स्ट, द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स रिमेन अनचेंज्ड। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात करें तो ये अनचेंज्ड होता है ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, बट ये स्केल से अफेक्ट होता है। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू दी है -0.9। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगा r²। दैट इज करेक्ट, आंसर होगा बी 0.81। सीधे सीधे फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करना था। नेक्स्ट, अगर r 0 है तो कोवेरिएंस xy भी क्या होगा, बट ऑब्वियस 0 ही होगा, क्योंकि r का एक फॉर्मूला है कोवेरिएंस xy एंड डिवाइडेड बाय √वेरिएंस x वेरिएंस y। तो अगर ये 0 है तो ये भी तो 0 ही होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो बहुत बार रिपीट हो चुका है। परचेजिंग पावर किसके बराबर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर के। नेक्स्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये किसको सेटिस्फाई करता है, फिशर्स
ये किसके थ्रू सेटिस्फाइड होता है? फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, लैस्प्रेस, पैशेस, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड द CLI गोज अप फ्रॉम 110 to 200 एंड सैलरी ऑफ अ वर्कर भी रेज हुई 330 to 500, बट रियल टर्म में उसको कितना लॉस हो रहा है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं। अगर हम लोग रियल वेज की बात करें बेस ईयर में, तो मेरे पास जो सैलरी रिसीव हो रही थी मनी वेजेस, जो मनी वेजेस है वो है 330 और उस ईयर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो है 110 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 300। मतलब जो रियल वेजेस है वो कितना है? 300। वैसे अगर हम लोग रियल वेजेस निकालें करंट ईयर का, तो 500 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 250। तो देख लो, जो रियल वेजेस हैं वो बेस ईयर में था 300 और करंट ईयर में है 250, तो सीधे सीधे लॉस कितने का है? 50 रुपीज़ का। करेक्ट आंसर होगा ए, लॉस बाय ₹50। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टेस्ट ऑफ एडिकेसी, हमने बताया कि नंबर ऑफ टेस्ट कितने होते हैं? 4। नेक्स्ट, इन ईयर 2005 जो होल सेल प्राइस इंडेक्स थी वो थी 286 और बेस ईयर कितना था? 1985। देन हाउ मच प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड इन 2005 इन कंपैरिजन टू 1995। अब बट ऑब्वियस जो हमारा बेस ईयर है उसमें हमारे पास कितना इंडेक्स होगा? 100, और अब हमारा इंडेक्स कितना है? 286, तो ये कितने परसेंट से बढ़ा? 186% से। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हमें नहीं करना है क्योंकि ये टाइम सीरीज का, और टाइम सीरीज अब कोर्स में नहीं है, पहले ये कोर्स का पार्ट था, इसीलिए MTP में इसके क्वेश्चंस दिए हैं। देखो, ये ओवरऑल हमारे पास अक्टूबर 2022 के सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। हमने मॉक टेस्ट पेपर के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है सो दैट आप लोगों को कहीं पे भी मॉक टेस्ट पेपर फाइंड आउट ना करना पड़े, सिर्फ उस प्लेलिस्ट को रन करके आप सारी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।